आपको बताते चले कि अब तक 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो चले हैं। अब छठे चरण के लिए 25 तारीख को डाले जाएंगे वोट। 7वें चरण के लिए 1 जून को होगा मतदान। लेकिन उसके ठीक पहले अपने अपने आंकड़ों को लेकर यहां पर सियासत चली जा रही है और जनता को बताया जा रहा है कि अब की बार बनने जा रही है किसकी सरकार। छठवें और 7वें चरण की कुल 115 सीटों पर होने हैं मतदान। लेकिन अभी से दावा किया जाने लगा है कि बहुमत तो हमें आ गया है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे देश के कोई भी हिस्से हो, जहां जहां उनकी ओर से चुनावी रैली की जा रही है, वहां वहां सभा को संबोधित करते हुए वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 428 में से अब तक 310 सीटों पर एनडीए अपनी बड़ी बढ़त बना चुका है और छठवें और 7वें चरण के संपन्न होते ही 400 पार ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी दूसरी तरफ लिख कर दे रहे हैं कि 4 जून को बीजेपी की सरकार चली जाएगी। पूरे भरोसे के साथ वो ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बनने वाली है सरकार। यानी कि दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अब 4 जून को किसकी नैया होगी पार और किसकी रेल हो जाएगी डिरेल। चूंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी बसीरहाट के रेलवे स्टेशन पर ही है, ऐसे में किसकी ट्रेन यहां पर बुलेट की रफ्तार से दौड़ेगी और किसकी पैसेंजर की तरह हो जाएगी बस। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले अपने अपने आंकड़ों के साथ सियासी चालें कैसी चली जा रही हैं और इसके जरिए क्या मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश है या फिर जनता को बताया जा रहा है कि हमारी लीड है और छठवें और 7वें चरण में भी आप हमें ही दीजिए वोट। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आज तक की ये रिपोर्ट। बस अब लोकसभा के 2 राउंड का ही घमासान बचा है। अब तक 428 यानी 79% सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और अगले 2 दौर में 115 सीटों के लिए आखिरी रण बाकी है। 5 चरण की वोटिंग के बाद भी सत्ता और विपक्ष के नेताओं में जीत के दावे और सीटों के आंकड़ों को लेकर बयानों की जंग तेज है। मतलब 115 सीटों पर आखिरी दम दिखाने से पहले नंबर गेम का खेल भी जारी है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति हो या फिर अब तक मन नहीं बनाने वाले वोटरों के मत को अपने पक्ष में करने की जुगत। अनजाने आंकड़ों के इस खेल में दावे भरने वाले खिलाड़ियों में नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, अमित शाह भी शामिल, राहुल गांधी भी हैं और अखिलेश भी। 20 मई को 5वें चरण के चुनाव के बाद पहले सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, दावों की जंग में अमित शाह भी कह रहे हैं कि बीजेपी 5 दौर में ही 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन केजरीवाल क्या बोल रहे हैं, इसे भी सुनना जरूरी है। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। अब तक लोकसभा की जिन 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 2019 में उसमें से 238 सीटें बीजेपी के खाते में गई। बात अगर एनडीए की करें तो उसे 275 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 44, यूपीए 85, जबकि 68 सीटों पर दूसरे दलों को जीत मिली थी। हालांकि आंकड़ेबाजी के इस रेस में राहुल गांधी भी खूब तेजी से दौड़ रहे हैं। हाँ,
ये अलग बात है कि बार बार उनके बयान में ही विरोधाभास भी दिख रहा है। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। आखिरी के दो दौर में 115 सीटों पर घमासान, और इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनमें से 65 सीटें बीजेपी जबकि 77 सीटें एनडीए के पास हैं। कांग्रेस के खाते में 8, यूपीए के पास 9 और अन्य पार्टियों के पास 29 सीट है। मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता भी खुद को कम नहीं आंक रहे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं जो आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाना चाहते हैं, इनको पूरी तरह 4 चरणों में खारिज कर चुका है। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बुनी नहीं खुलने वाली इनकी। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव एक बेहद रोमांचक दौर से गुजर रहा है, इस मायने से भी कि कोई भी पक्ष बयानों के लिहाज से कमजोर नहीं दिख रहा। राहुल गांधी कहते हैं कि वो लिख कर दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, तो जवाब में राजनाथ सिंह ताल ठोक रहे हैं कि न सिर्फ 2024 बल्कि 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। खैर, बहुत वक्त नहीं बचा है। 4 जून को नंबर गेम के दम और दावों की परीक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। देश के कई राज्यों में जिस तरह से तापमान बढ़ा हुआ है, उसी तरह से राजनीति का तापमान भी लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 115 सीटों पर अभी बचे हुए चुनाव, जिसको लेकर अपने अपने दावे यहां पर अलग अलग दल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के बड़े चेहरे तक किस तरह से अब आंकड़े दिखा रहे हैं देश के सामने और जीत का कर रहे हैं दावा। बड़े नेताओं को सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए, और देश इस मेरे भावना को और देश के आदेश को एक बराबर से ट्यूनिंग है जी। उत्तर प्रदेश तो खैर हमें भरपूर आशीर्वाद देगा ही देगा। हाँ। कोई कमी नहीं रहने देगा, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कम से कम वो 600 पार नहीं हो, ताकि पूरे हिंदुस्तान का गरिमा खत्म हो जाएगा और क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो। और दूसरी चीज मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार मैंने कहा कि अगर ये चुनाव बगैर किसी गड़बड़ के हो तो इनको 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है इसका फैसला तो 4 जून को ही हो पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो बनाने की कोशिश राजनीतिक दलों की ओर से शुरू की जा चुकी है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर जी, आप लोकसभा के एमपी हैं, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, अजित पवार गुट के आप एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नलिन कोहली जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब इतना दावा दिखा जा रहा है 310 का दम पहले ही कि 5 चरणों में 310 सीटें तो हासिल हो गई हैं, 6वें और 7वें चरण में 400 पार हो जाएगा। इसके जरिए क्या बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? नतीजे तो फाइनल 4 जून को ही आएंगे ना, जिसके फैसले में अभी काफी ज्यादा वक्त है। नलिन जी,
बिल्कुल, नतीजे 4 जून को ही आएंगे चित्रा जी, लेकिन एक लक्ष्य रखने का तो अधिकार है। और हमें पहले 2084 मिले, 303 मिले भाजपा को, 353 पार किया एनडीए ने, तो 400 पार करने की हम बात क्यों ना करें। हमारा एक लक्ष्य है, हम मानते हैं हमारा एक सकारात्मक एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी ने काम किया है, काम करके दिखाया है। दूसरी तरफ विपक्ष की बातें आप देखिए, संविधान खतरे में है और संविधान से परे सारी बातें। क्या मुस्लिम आरक्षण संविधान में कहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर आप आरक्षण कर सकते हैं? नहीं लिखा है। भारत का संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर जी और सारे वरिष्ठ लोगों ने लिखा, उस संविधान में जहां पर धर्म के आधार पर कोई कल्पना ही नहीं की कि आरक्षण हो, उसको कैसे फिर कांग्रेस पार्टी रख रही है? तो और कहते हैं संविधान खतरे में। तो बाबा साहेब जी की संविधान खतरे में है क्या, जो ये परे जा रहे? और आप प्रियंका गांधी जी के इस वाक्य को सुन लीजिए, यदि सब ठीक रहा, गड़बड़ नहीं हुई तो 200 नहीं आएंगे इनके। ये क्या हुआ भाई? जनता तय करती है वोट किसको देगी। तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो जनता ठीक थी, तो क्या जनता गलत है कि भाजपा को उन्होंने जितवा दिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में? तो ये हार के वो बातें हैं। तो अब ऐसा ये विपक्ष थोड़ी ना तय करेगी कि भाजपा अपना लक्ष्य क्या रखेगी, मोदी जी के काम पे हमें क्या कहना है और जनता के सामने जाकर हमें अपना कौन सा सकारात्मक एजेंडा रखना है। ये विपक्ष नहीं तय करेगा, ये भाजपा तय करेगी। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, अब विपक्ष तो नहीं तय करेगा ना उनका जो दावा है। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी 79 सीटें आप जीतने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश जी का बयान आया है, अब पूरी 80 ही बोल देते, एक क्यों छोड़ दिया आपने विपक्ष के लिए? मतलब सीटों का आंकड़ा देते समय भी क्या नेताओं को थोड़ा देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगामी आगे आने वाले वक्त में थोड़ा सा जनता का भरोसा बना रहे कि नेताजी अगर ये बोल रहे हैं तो हाँ, उनके बातों में थोड़ा दम है। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। जनता कह रही है जायज दरकार बा, जाई ई सरकार बा, बीजेपी पे मार बा, देखा धुआंधार बा, आवाज चहु और बा। और जनता कह रही है मांगा हम नौकरी, की हो तुम मस्करी, महंगाई के मार बा, जिमली की जाई सरकार बा, जायज दरकार बा, बीजेपी पे मार बा, 400 पे हार बा। तो ये जनता कह रही है कि बीजेपी की सरकार जाना ये जायज दरकार है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो वो अगर एक सीट पे टक्कर है, वो भी बचेगी कि नहीं बचेगी, सातवें चरण आते आते वो भी ना गायब हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को छोड़ के, देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने शब्द क्या इस्तेमाल किया, मुसलमान आरक्षण। हमने तो बात ही नहीं की, हम तो कहते हैं आप जनता की बात कीजिए। आइए, हम संविधान सम्मत बात कर रहे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। कोई यहाँ धर्म के नाम पे आरक्षण की बात हो नहीं रही है। आप लालू जी को कोट करते हैं, लालू जी की आपकी स्लिप ऑफ टंग कुछ हो जाता है तो आप तो कहते हो मेरा तो हो गया। तो आप बताइए कि आप समित पात्रा को अपनी पार्टी से निकालेंगे? तब तो कहते नहीं उनकी जीप स्लिप कर गई थी। माने आप कुछ भी बोलो तो आपकी जीप स्लिप कर जाती। उन्होंने दोबारा बोला भी कि नहीं धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होता। आप बात पकड़ते हो, जनता की बात पकड़ो ना। अच्छा, हम विकास की बात करते हैं, पकड़ लो। आप कल से विकास पे बात करिए नलिन जी, बताइए, हमारी बात पकड़ लीजिए। हमने कहा महिला सम्मान होना चाहिए, पकड़ लीजिए मेरी बात। हम कह रहे हैं महंगाई नहीं, इस देश के अंदर महंगाई खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म, पकड़ लीजिए बात। चर्चा कीजिए इस पे, रोज नहीं करेंगे चर्चा क्योंकि आपको सूट नहीं करता। आपको सूट करता तो पकड़ लेते, आपको सूट करता है धर्म की राजनीति। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और इस वक्त बांकुरा में सूर्याग्नि हमारे संवाददाता गृह मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं, उसके बाद में लौट रही हूँ। बीजेपी ने नहीं दिया है, ममता बनर्जी अगर एपीसमेंट न करती तो ये न होता। सर, आप उड़ीसा के भी बहुत दौरे कर रहे हैं, झारखंड के भी बहुत दौरे कर रहे हैं। क्या उड़ीसा में इस बार बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है, क्या इस बार निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनेगी। सर, एक दूसरे मुद्दे पे पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल की अभी तक स्वाति मालीवाल केस में अभी तक कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। मैं स्वाति मालीवाल केस में कोई कहना नहीं। एक आखिरी सवाल सर, हो गया। हमने बात की गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बंगाल के दौरा कर रहे हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार बंगाल से 30 से ज्यादा सीटें उनको यानी कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल से मिलेगी। कैमरा पर्सन तापस बहरी के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक।
अब गृह मंत्री अमित शाह जहां भी जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनका यही दावा है कि यहां के 42 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतने जा रही है। पिछली बार उसके 18 सीटें हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? सीटों का ये अपना अपना आंकड़ा है। लेकिन नलिन जी, जल्दी से 2 लाइन में जवाब दे दीजिए जो सवाल अनुराग भदौरिया की ओर से उठाए गए थे। जल्दी से 2 लाइन में। नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं बड़े गंभीर रूप से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान आरक्षण की बात की नहीं है। ये बात रखी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी कह रही है, उनका क्या मानना है कि देश में 2010 से कह रहे हैं वो कि भाई जो पहला अधिकार है मुसलमानों का, हम क्या कहते हैं, संविधान कहता है अनुच्छेद 14 में सब बराबर है। हम बाबा साहेब अंबेडकर जी के जो बना हुआ है संविधान, उसके आधार पे कहते हैं सारे भारतीयों को फायदा मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते एक धर्म का दूसरे धर्म के सामने। एक मोदी जी की स्कीम नहीं है जिसमें यह देखा जाता है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन बौद्ध, कौन ईसाई। ये सारी राजनीति करते हैं बाकी विपक्ष के लोग, क्योंकि वो मुस्लिम भाइयों बहनों को सिर्फ वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं। और ये सवाल मुस्लिम भाइयों बहनों तक पहुंचता है कि 70 साल से अगर कांग्रेस पार्टी इनको आगे करते करते इस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तो आज पिछड़े क्यों है, आर्थिक रूप से पिछड़े क्यों है? मैं जवाब देना, ये बराबरी के हिसाब से कि व्यक्ति के पास क्या विकास पहुंचनी चाहिए बिना देखकर उसका धर्म क्या है, केवल भारतीय जनता पार्टी करती है और मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया है। दूसरी बात, जो दावा है अखिलेश जी का कि 77, 78 या 89 सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उनका हमने तो 400 पार कहा है क्योंकि हमारे 353 तो पार हो गए थे पिछली बार। अब अखिलेश जी अगर मानते हैं कि 2-4 सीट से वो 80 तक जा रहे, वो उनका मानना है। जनता तो 2-4 तारीख को बता ही देगी कौन कितना पास होगा, कौन कितना फेल होगा। उस दिन अनुराग भदौरिया जी को यही बाइट दिखा के उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है अनुराग जी, बोलिए। अच्छा, मैं जवाब दे दूं। ठीक है, पिछली बार आपको 5 सीटें मिली थी मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर। अब की बार ऐसा क्या हो जाएगा कि आप 80 के करीब पहुंच जाएंगे? चित्रा जी पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता को बता दीजिए कि 89 वहां है ही नहीं। 89 मतलब 90 सीट बता रहे हैं क्या? 79 होता है। 79 सीट में हमने बोला 79 सीट जीतेंगे, 89 नहीं बोला। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी। ठीक है, आगे बोल लूं। मैंने आपसे नहीं, हमने कब यहाँ पे राजनीति की? हम तो हमेशा विकास की बात करते हैं। आप ही मंगलसूत्र पे आ गए, आप ही मुसलमान पे आ गए, आप ही मीट मुर्गा मछली पे आ गए, आप ही भैंस पे आ गए। अरे 80 में कितनी आएंगी आपकी ये बता दीजिए। चलिए मुझे बोलने दीजिए ना। मैंने अरे आपको दिक्कत हो गई, अब हम क्या करें? अब हमने आपको पकड़ लिया तो आप परेशान होने लगे। बीजेपी के साथ दिक्कत है, जैसे पकड़ लो चिपकाने लगते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कब बोला था? मैंने कब बोला था? पर्सनल चीज करना शुरू कर देंगे शो के ऊपर में, ये गिनना नहीं आता आपको, ऐसा कहना। अरे आपको अच्छी बात, अरे चुप तो कराइए। मैं कोई पर्सन नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। बोल लेने दे। अरे मैंने आपके बीच में बोला नहीं, लेकिन गलत बात पे मेरा टाइम काट के आप इधर उधर दे देंगे। देखिए हम तो मंगलसूत्र पे लेके नहीं आए, ये मंगलसूत्र पे लेके आए। ये चले गए भैंस के ऊपर में, ये मीट मुर्गा मछली के ऊपर में गए, ये बाबरी ताला के ऊपर में गए। क्यों नहीं आप गए महंगाई बेरोजगारी के ऊपर में? ये मुद्दा होते हैं समाज के अंदर की भैंसी चोरी हो जाएगी। कौन भैंस चोरी कर लेगा किसकी? जरा बताइए आप मुझे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप बता रहे हो कि भैंस चोरी हो जाएगी यहाँ पे। अरे हमने तो बोला है कि हम 4 तारीख को, आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे। 4 जून को आप अच्छे दिन तो नहीं ले पाए। 4 जून को हम खुशियों के दिन तो जरूर लेके आएंगे देश के अंदर में, कि देश के अंदर में खुशी बटे। कम से कम देश के अंदर में जो आपने कर्जा लादा है 2 लाख 205 लाख करोड़ का, वो हम इस देश पे कर्जा नहीं ला देंगे। सुन लीजिए एक बात, और जो आपने देश के अंदर में जिस तरह से आप लोगों की खुशियां छीनी। ठीक है, मलूक नागर जी वो कह रहे हैं 4 जून को अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन वो खुशियों भरे दिन लेकर आएंगे जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो मलूक नागर जी, देखिए 4 जून के लिए कोई भी आजाद है कि वो कोई भी सपना देख सकता है, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख ले। बात तो ये है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, पहले वो कहते थे ईवीएम खराब है, हम तो बिल्कुल बेकार हैं, हम तो फंस जाएंगे, रिजल्ट खराब आएंगे, फिर हमें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ईवीएम का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, अब वो कह रहे हैं कि 300 हमारी आएंगी। अब तो वो तय करने पहले उनकी 300 आएंगी, तो क्या उनकी जो काल्पनिक, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो काल्पनिक बात है, उनकी सरकार बन रही है, तो क्या वो ईवीएम को ठीक मान रहे हैं? और अगर ईवीएम को गलत मान रहे हैं तो
तो 300 कैसे मान रहे हैं? तो अपने अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो 4 तारीख का रिजल्ट लाने से पहले वो ये सोच लें, वो ये देख लें। और जहां तक कांग्रेस की बात है, जो सबसे बड़ी इंडिया सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो सोच ले जरा कि जो किसान 80% हैं इस देश में, और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया, इतने लंबे समय तक उनकी सरकार बनवाई, 40 दिन में गिरवा दी, और जो भी ये आएंगे कि जी किसानों के बिल आए थे, मोदी जी को लगाओ तो वापस ले लिए। लेकिन आज की तारीख में अगर किसानों के ऊपर जाए तो मेरठ में जाए तो पटेल क्या जो भाषा बदली है भाई, उसमें देखें अगर तो वहाँ बदलते 45 हो डिग्री प्रभु? पे सेब की पैदावार हो रही है, वहाँ जो नए नए तरीके से जो खाद को लगाने की प्रक्रिया हो रही है, आने वाले 2-3 साल में जो किसानों की हालत होगी, जो जैन चौधरी की सरकार हत्या कर लेगी, बदल रहे हो भाई। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ये भदौरिया अपनी अपनी बारी में अनुराग जी प्लीज। आरएलडी से हूँ, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से हूँ, मुलायम सिंह जी ने वही राजनीति की है। भदौरिया जी आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, वो कांग्रेस को कह रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह जी ने तो किसानों के सम्मान की बात मेरे हिसाब से आप समर्थन दे रहे हैं, वहाँ तो किसानों की मौतें होगी धरने पे। चौधरी चरण सिंह की आत्मा को कैसे बोलेंगे, कैसे चला जाएगा? अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना अनुराग जी। ये रोज रोज तो नहीं चल सकता है कि आप दूसरों के बीच में बोलें और फिर जब आपके बारे में कोई बोलना शुरू करे तो फिर आप शिकायत करना शुरू कर दे। प्लीज सर, सांसद हैं, थोड़ा उनकी बातें सुन लीजिए। सर वो जीत कर पहुंचे हैं, जरा सुन लीजिए, उनकी भी बातों को मात्रा दीजिए। अनुराग जी ये तरीका ठीक नहीं होता है, प्लीज। बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अनुराग जी। तो आप नहीं टोक पाए, अगर हम बोलने लगते हैं तो आप अनुराग भदौरिया जी, अब ये रोना और विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए कि आप बीजेपी को मौका देती हैं, हमको मौका। लाइव बुलेटिन जा रहा है, पूरा देश देख रहा है, ये तरीका नहीं हो सकता। अनुराग जी अब आप बोलेंगे तो मैं आपका ऑडियो डाउन करा दूंगी। प्लीज ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मलूक नागर साहब अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग जल्दी से। सर जी चित्रा जी, अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन किया जाए तत्काल, ऐसे डिबेट नहीं चल सकती है अनुराग जी। अनुराग जी का तुरंत ऑडियो डाउन किया जाए, ये तरीका नहीं हो सकता है मिस्टर अनुराग भदौरिया। और ये बिल्कुल गलत बात है कि जब भी दूसरे बोलेंगे आप उनके बीच में बोलेंगे और फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकती ना डिबेट। चित्रा जी, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के साथ मुलायम सिंह जी ने राजनीति की शुरुआत की। हमारे भी अच्छे संबंध रहे हैं इनसे, हैं भदौरिया साहब से भी, अखिलेश जी से भी। बट ये बीच में जो आ रहे हैं तो कांग्रेस को कह रहे हैं। अरे कांग्रेस ने तो आय से अधिक संपत्ति के केस लगा करके माननीय मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को जेल में डालने की तैयारी करती थी। तो ये बीच में अगर इनको दिल नहीं रहा है, आप पार्टी तो इन्हें सबसे भ्रष्ट पार्टी कहती थी, उनके साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो भी देश की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, करने दो। चित्रा जी मैं अपनी बात को समअप कर रहा हूं एक चीज के साथ कि जो देश की जो वास्तविक स्थिति है, जो देश की जो आज के माहौल में जो परिस्थितियां हैं, जो परिवेश है, चाहे वो 370 हो, चाहे मंदिर हो, डिटेल में नहीं जाते हम पूरा, चाहे वो एक टैक्स की बात हो, आने वाले समय में बिल्कुल 4 तारीख को साफ दिख जाएगा। ये कंफ्यूज हैं, इसीलिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बनाया, जो दिन अध्यक्ष बने सनातन धर्म के खिलाफ बोले। ये यहाँ पर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सीटों के आंकड़े को लेकर ये जो दावा किया जा रहा है, एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं 310 5 चरणों में बीजेपी को मिल गई, 79 सीटों पर जीत रही है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 4 जून को लिख कर देने को तैयार है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार जा रही है। ये जो तरीका अपनाया जा रहा है पार्टियों की ओर से, ये क्या संकेत करता है आशुतोष जी? चित्रा जी, इनमें से किसी की भी संख्या को सीरियसली मत लीजिए। जो 400 के दावे कर रहे हैं उनको भी सीरियसली मत लीजिए, जो 150 के दावे कर रहे हैं उनको भी सीरियसली मत लीजिए, जो 300 के दावे कर रहे हैं उनको भी सीरियसली मत लीजिए। भाई ये चुनाव का वक्त है, चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता ये तो नहीं कहेगा कि उनकी पार्टी चुनाव हारने जा रही है, या उनकी जमानत जब्त होने जा रही है, या वो सरकार नहीं बना पाएंगे, या बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 के पार सीटें हमको मिले, या अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 310 की सीटें में मिल चुकी हैं, 400 के पार हम पहुंचने वाले, तो उनको मुबारक हो। ये तो जनता फैसला करेगी ना। या राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को 150 सीटें मिल रही हैं, 180 सीटें मिल रही हैं। तो ये चुनाव के अंदर दावे प्रतिदावे होते हैं, मनोवैज्ञानिक असर डालने की कोशिश की जाती है। आज की तारीख में मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि जो चुनाव चल रहा है वो इस वक्त टच एंड गो का चुनाव चल रहा है। जबरदस्त संघर्ष है, कांटे की लड़ाई चल रही है, और इसमें कोई भी पक्ष आगे निकल सकता है। मैं ये कहूं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी लेड नरेंद्र मोदी आगे है तो भी गलत मैं कहूंगा। अगर मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी लेड विपक्ष आगे है तो भी मैं गलत कहूंगा, क्योंकि
अभी 114 सीटों 115 सीटों के लिए वोट पड़ने हैं और इन 115 सीटों में बहुत सारा वो इलाका है जहां पर दोनों जगह जबरदस्त रहा है, जिसमें हरियाणा की भी सीटें हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी सीटें हैं और ये दो राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कमजोर है। हरियाणा में तो विशेष तौर पर कमजोर दिखाई पड़ रही, यूपी के अंदर भी उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। पिछली बार उन्होंने 62+2 64 सीटें पाई थी, क्या वो रिटेन कर पाएंगे? आज की तारीख में सबसे बड़ी जद्दोजहद ये, अगर रिटेन कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी की, लेकिन अगर रिटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर उनकी सीटें घटेंगी। तो इसको बहुत गंभीरता के साथ मैं कभी भी नहीं लेता हूं और मेरा साफ मानना है कि लड़ाई जबरदस्त है। फरवरी के महीने में जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है और माहौल उनके पक्ष में है, एक तरफा चुनाव है, आज की तारीख में वैसा कतई नहीं है। हाँ, ठीक है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए बृजमोहन श्रीवास्तव जी, वो कह रहे हैं कि हवा कतई नहीं चल रही है। दो राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया, एक महाराष्ट्र भी उनमें है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें महाराष्ट्र से ही आती हैं, तो वहां पर भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। चित्रा जी, देखिए, मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ कि महाराष्ट्र में एनडीए को किसी प्रकार की कोई चिंता करनी चाहिए या वहां पर हमारी सीटें घट रही हैं। चुनाव के पहले से ही हमारे तीनों नेताओं ने महाराष्ट्र को लेकर एक रणनीति ये बनाई थी कि हमको 48 की 48 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और इस बात को ध्यान में रख के हमारी पार्टी के तीनों जो महाराष्ट्र के नेता हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय अजीत दादा पवार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, इन्होंने बैठ के इसी रणनीति पे काम किया। वहां कभी किसी ने ये तक बात नहीं की कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए या किसको कहां से लड़वाना है। हमारा मकसद सीधा था, क्योंकि आज देश के सामने सबसे मूल मुद्दा क्या है कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में देश विकसित हो, आम आदमी की समृद्धि में इजाफा हो। और इसके लिए हम लोगों का यह पूरा विश्वास है, एनडीए के हर कार्यकर्ता और साथी का यह विश्वास है कि इन परिस्थितियों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर नेतृत्व इस हालात को कोई दूसरा नहीं दे सकता। उनको ध्यान में रख के हम लोगों ने पहले दिन से इस रणनीति को तैयार किया था और यही कारण है कि हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी से बोला कि आप हमको महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि जिससे हमारा जो वहां का कार्यकर्ता है, वहां का हमारा नेता है, वो मोटिवेट होकर आम जनता के बीच में जाकर आपकी नीतियों के बारे में बात करे। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, महाराष्ट्र में एनडीए के सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। ये दावे करना, संख्या के दावा करना, मैं सोचता हूँ ये हमारे बड़े नेता कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद एनडीए के प्रत्याशियों के है और यही स्थिति पूरे देश में है, क्योंकि पूरे देश के अंदर इस बात पे चर्चा है। आईएनडीआईए आज तक ये तय नहीं कर पाया कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, कि लोग उनका अपना खुद का एजेंडा क्या है। अगर उनको कल को जो नहीं होना है, फिर भी एक काल्पनिक बात है कि अगर उनको कभी सरकार में आने का मौका मिला तो देश के लिए क्या करेंगे, इसका कोई स्पष्ट चित्रण, कोई स्पष्ट बात उनके नेता आज तक नहीं कह पाए। उन्होंने एक ही मुद्दा लिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाने से ये मकसद कैसे होगा देश का पूरा, जो आईएनडीआईए चाहता है, क्या उनके हटाने के बाद इस देश की प्रगति के लिए उन्होंने कोई चित्र या कोई मुद्दा या कोई ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा? जवाब मिलता है नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये वर्तमान जो हालात हैं, इन हालात में जो आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 400 पार, मुझे लगता है कि वाकई देश की जनता ने इसको स्वीकार भी किया है और ये चुनाव उसी दिशा में आगे जा रहा है। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, वो तो 400 पार 310 आंकड़े दे रहे हैं। आपके तमाम क्षेत्रीय दल के जो सहयोगी हैं उनकी ओर से भी आंकड़ा दिया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ये जो लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि बीजेपी गई 4 जून को, अब जरा ये बताइए कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस पार्टी अपना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा रही है? उधर प्रधानमंत्री जी या फिर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 40 सीटों के आसपास से सिमट जाएगी। आप लोगों का अपना क्या एनालिसिस है? दूसरों का ही घर देखते रहेगा या अपना भी बताएगा कि कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है 24 के चुनाव में? चित्रा जी, जो पाखंडीकरण, छलकरण, कपटकरण की जो केंद्र की सरकार है, अब की बार 400 पार नहीं, जनता को रोटी रोजगार चाहिए। जनता इनसे परेशान हो चुकी, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर चुके हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, देखिए आप, मैंने आपको पहले भी कहा, पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु आज भी गांधी परिवार और कांग्रेस है। आज भी सारे जो भी अपोजिशन वाले हैं, कांग्रेस का ही सुबह जैसे भगवान का नाम लेते हैं, कांग्रेस का नाम लेते हैं। कांग्रेस से पैदा है कई नेता, तो उनमें दूसरी पार्टियों में चले गए। अभी इन्होंने मलूक नागर जी ने चौधरी चरण सिंह जी की बात की। अरे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी, और क्या करती? अब ये हर बात में कोई ना कोई कपोल कल्पित आत्ममुक्त 400 हो गई, विपक्ष आएगा नहीं, ये तो फासिस्ट सोच होती है, दूसरा के विपक्ष आएगा नहीं। आप कह रहे हो दूसरे घर में जाग रहे, हम तो कतई नहीं जाग रहे।
10 वर्ष बाद भी मोदी जी को, इनकी सरकार को, जो इनको मेजोरिटी की सरकार थी दोनों टर्म में, आज भी सुबह से शाम तक कांग्रेस की बात करनी पड़ती है, गांधी परिवार की बात करनी पड़ती है। अब ये कैसे तय कर देंगे? अभी तो कोहली जी कह रहे थे हम तय करेंगे। आप कैसे तय कर दोगे भाई 40 सीटें कांग्रेस पार्टी की? हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगे। हम आपकी जैसे अभी मुंगेरी लाल की बात कर रहे थे, मलूक जी, मुंगेरी लाल तो अमेरिका भाग गई, ट्रंप की सरकार बनाने पता नहीं कहां चले गए। हम कपोल कल्पित बातें नहीं करते, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। आपको 4 जून को पता लगेगा कितनी सीटें आई। हाँ, मैं इनकी जैसे कोई चाटुकारिता की किताबें पढ़ के नहीं आया, जैसे स्टेशन पे मिलती है नुस्खे चाटुकारिता के। ये जरूर है, कुछ सीटें जो है विपक्ष ने टिकट वितरण में सही राजनीतिक सूझबूझ नहीं दिखाई है। अगर वो भी होता है तो हमारी और मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटें आती, वो 4 तारीख को पता लगेगा। ये देखिए आप, एक बात और आप नोट करिएगा चित्रा जी, एक 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड और दे देते मुझे। मैं इनफैक्ट आज वरुण परोज जी को मैं बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आज ऐसी बात की, जो कई चीजें जो मेरे मन में भी एक दुविधा थी कई वर्षों से और पिछले कई महीनों में, कि भाई नेहरू गांधी परिवार क्यों चाह रहा था कि भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा में ना जाए। मैं रोक दिया था पूरी पार्टी को। अभी वरुण जी ने वही कहा भी नेहरू गांधी परिवार को लोग पूछते हैं, तो उन्होंने तो भगवान का दर्जा दे रखा है। ये भी एक अच्छा लोकतंत्र है और अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि एक परिवार को भगवान की श्रेणी में मान देते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री राम भी तो काल्पनिक हो जाते हैं कांग्रेस की सरकार के लिए। तो ये आज इनसे एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो हमें उसकी समझ नहीं आ रही थी कि भगवान श्री राम के विषय पर कांग्रेस का ये रुख क्यों। तो एनीवे, आपने पूछने वाली बात की, मैंने नहीं की। और जय में फर्क होता है, हिंदी के वर्णमाला आपको बता दूं नलिन जी। मैंने कहा पूछते हैं केंद्र बिंदु है, आप लोग इनाम जपते हो। मैंने ये नहीं कहा कि पूजते हैं। अरे भाई नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, पूछते हैं तो भगवान स्वरूप मानते हैं आपके लोग, अच्छी बात है। ये आपकी सोच है भाई, मैं कहां से आपको रोक रहा हूं कि आपकी सोच कैसे होनी चाहिए। पर आपने कहा वो मेरे लिए एक जानकारी मिली जिसके आधार पे मैं कुछ विश्लेषण कर पा रहा हूं। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं भी थोड़ा सा विश्लेषण कर पाता हूं, वकील हूं पेशे से। तो आपके विश्लेषण से मुझे ये आज जानकारी मिली और अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई जब लोग पूछते हैं तो नेहरू गांधी परिवार भी तो मानता होगा भाई हम केंद्र में हमें पूजना चाहिए, तो किसी और को क्यों पूछे। ठीक है, ये अलग अलग सोच है। अब आ जाते बड़े विषय पे। देखिए अच्छा, 4 जून को रिजल्ट आएगा चित्रा जी, सब मानते हैं। आशुतोष जी मानते हैं कि कांटे की टक्कर होगी, मैं नहीं मानता कांटे की टक्कर होगी। अब ये ठीक है, हम सबके अपने अधिकार हैं और हम सबके विचार हैं कि हमें मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि इसको 1 मिनट रुक कर देखें कि कांटे की टक्कर किस आधार पे। राष्ट्रीय स्तर पर एक कोई इंडी गठबंधन बना नहीं। आप खुद देख लीजिए, बंगाल हो, केरल हो, कांटे की लड़ाई चल रही है उन्हीं घटक दलों से जो कहते हैं हम एक साथ हैं। कांटे की टक्कर। कांग्रेस में भी एक महाभारत चल रही है बंगाल को लेके। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं नहीं हम तृणमूल के साथ रहेंगे। वहां के स्थानीय जो नेता है जो जमीन पे लड़ रहे हैं वो कहते हैं कतई तृणमूल के साथ नहीं जाएंगे। तो कांटे की टक्कर कैसे? कांग्रेस जो है पूरे देश में अगर आप देखें, सिर्फ पिछले 2 चुनाव उठा लीजिए आप, 14 और 19, ये चुनाव भाजपा ने तो वोट नहीं दिए ना, जनता ने वोट दी। उसका दिशा क्या दिखा कि कांग्रेस 10% से सिमट के आ गई। यदि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी बनना है और कांटे की टक्कर देना है तो उसका वोट प्रतिशत जो है 10% से लेके मिनिमम 25 से 30% में पहुंचना पड़ेगा, 35 को पार करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये काल्पनिक बातें हो जाती, कांटे की टक्कर। अब सारे अलग अलग लड़के एक साथ भाजपा को जो केंद्रित रूप से एनडीए के साथ लड़ रही है उसे बदल दे, तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात, आशुतोष जी हमारे मित्र भी हैं और हम लोग सहयोगी भी रह चुके हैं, वो उनका विश्लेषण है, ये मेरा विश्लेषण है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक बार मैं अनुराग भदौरिया के पास आते हुए, अनुराग भदौरिया जी, एक तो उनकी बातों पर भी आप जवाब दीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने की साजिश रची जा रही है विरोधियों की ओर से, और इसके साथ ही वोट जिहादियों को आरक्षण देने की भी पूरी तैयारी है। आप ही लोगों पर निशाना था उनका। अनुराग भदौरिया जी, तो इसके मतलब आप समझ गए ना कि उन्होंने, इसके मतलब आप भी जान गए होंगे क्या वो उन्होंने हार मान ली है। बताइए, इस देश के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय, हम लोग संविधान और कानून के मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा करैक्टर हमारा नहीं है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश पारित कर देगा तो हम उसको लेके ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर देंगे पार्लियामेंट से। कमाल की बात करते हैं भैया। भाई मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है
और मंदिर ऐसा ही बना रहेगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है। इसलिए जनता को भरमाना बंद कर दें और धर्म के नाम पे राजनीति बंद कर दें और प्रभु राम के बच्चों के बारे में सोचें जो भूखे प्यासे हैं, उनकी चिंता करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक ब्रिजमोहन जी कह रहे थे आजकल बड़ी समस्या है देश के अंदर में, विकास की राजनीति करनी है। कब कर 10 साल से फिर क्या कर रहे थे, क्यों नहीं विकास की राजनीति की? किसने रोका था क्या विकास की राजनीति मत करो? आज आपको चिंता हो रही है, लेकिन आपके नेता तो विकास के नाम पे बात ही नहीं करते। दूसरे हमारे आजकल चले गए गोदी में बैठ गए बीजेपी के में, हमारे एमपी साहब जो बैठे कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की बात करें। अरे चौधरी चरण सिंह का सम्मान तो समाजवादियों ने किया था। मेरठ यूनिवर्सिटी जिसका नाम था उसका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आदरणीय नेताजी ने रखा था। एयरपोर्ट जो लखनऊ एयरपोर्ट था उसका चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। दूसरी बात सुन लीजिए, चौधरी चरण सिंह के दिल में किसान बसता था और आपकी सरकार में किसानों की मौतें हुई हैं। एक एक साल तक किसान धरने पे बैठा है, किसान रोया है, किसान बिखरा है, उसके रास्ते में कांटे बिछाए गए। क्या उनके दिल पे गुजरी होगी? आप सोचिए, आप चौधरी साहब के दिल पे क्या गुजरी होगी? आपने भारत रत्न दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने किसानों का अपमान किया है, ये आपको कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे विकास का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। पहले उन्होंने बात शुरू की मुसलमान से, फिर दोबारा जब आए फिर धर्म पे आ गए। अरे भैया आप प्रभु के नाम बच्चों की बात कब करोगे? और दूसरी बात, ये बात कर रहे थे संबित पात्रा ने क्या बोला था, जरा बता दीजिए आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे ना। संबित पात्रा ने क्या बोला था बताइए ना, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। चित्रा जी आप भी बताइए, कम से कम मीडिया वालों को भी चलाना चाहिए कि संबित पात्रा ने क्या बोला। इस पे तो कम से कम 1000 डिबेट हो जाती है अगर विपक्ष के मुंह से वर्ड निकल गया होता। चित्रा जी पूरे देश के अंदर में घर घर में डिबेट चला रही होती मीडिया, आज नहीं चला रही संबित पात्रा के ऊपर। कितनी डिबेट होगी संबित पात्रा के ऊपर? अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप आज तक का एडिटोरियल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमारे विवेक पर छोड़ देनी चाहिए और आप ये कतई डिसाइड नहीं कर सकते कि चैनल पर क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। ठीक है ना, जो खबर हमें चलानी है वो चलाते हैं। और क्या कुछ कहा है संबित पात्रा ने, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया जी आप बिल्कुल नहीं कर सकते मेरा नाम लेकर। नलिन जी आप इस पर जवाब दीजिए। संबित पात्रा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, संबित पात्रा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इससे नहीं डिबेट हो रही है। लेकिन जिस तरह के दावे आंकड़ों को लेकर किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, हो गया मिस्टर भदौरिया, हो गई आपकी बात। नलिन जी उनकी बातों पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं नागर साहब आ रही हूँ। अब आ जाइए नलिन जी 2 लाइन में जल्दी से। मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। संबित पात्रा जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया गलत किया और फिर उसके बाद तुरंत स्पष्टीकरण आया। मैं कहना चाहता हूं भगवान जगन्नाथ जी प्रभु जी के भक्त है मोदी जी, उन्होंने उल्टा कह दिया, उस बात को उन्होंने स्वीकारा, तुरंत कह दिया। आज डिबेट के अंदर में मैंने एक गलत नंबर गिन दिया तो अनुराग भदौरिया जी ने ऐसे कर दिया जैसे अरे बाप रे ये तो मतलब विश्व बदलने वाली माया काया बदल जाएगी कि इनकी जबान फिसल गई और उनका एक मतलब हिंदी का शब्द जो है प्रयोग गलत हो गया। अब इनकी पूरी डिबेट और उनकी पूरी जो विवेक जो है इस पर केंद्रित है। अरे कोई फिसल जाए तो कोई बात नहीं, हम उस पर एक डिबेट करेंगे और तय करेंगे कि चैनलों के ऊपर में कैसा डिबेट होना चाहिए। और फिर आइए क्या कहा इन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर में, कहा जी मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से बना है तो चलेगा। ये कभी नहीं कहा कि आस्था है भगवान श्री राम में उत्तर प्रदेश में तो वहां पर मंदिर जो है बना रहेगा क्योंकि आस्था का केंद्र है। आप खुद देख लीजिए समाजवादी पार्टी ने जहां पर जो कार सेवकों पे किया था तो उस बात को आज भी उसी पे कायम है। एक बार जल्दी से मलूक नागर साहब क्या, ठीक है मलूक साहब, अनुराग भदौरिया आपको बता रहे थे कि आप गोदी में जाकर बैठ गए हैं बीजेपी के। जल्दी से मलूक साहब। चित्रा जी वरुण जी ने एक बात कही कि चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, वो भूल गए कि पिछड़े 60% और 80% किसानों ने करीब 55-60 साल तक कांग्रेस के नेताओं को चौधरी चरण सिंह जी के समर्थकों ने प्रधानमंत्री बनाया। अरे ये बताओ 40 दिन बाद क्यों उतार दिया? और भदौरिया जी ने वैसे तो ये इररिलेवेंट बात करते ही हैं, पर एक अच्छी बात कही इन्होंने कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। इन्होंने ये अच्छी बात है। क्या ये अपने कांग्रेसी साथियों के बारे में बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में जब बहस हो रही थी भारत रत्न मेरे द्वारा मांगने के 3-4 दिन के बाद जब भारत रत्न दिया गया था तो क्या ये बताएंगे कि जब लोग विरोध कर रहे थे कांग्रेस के और इनके साथी तो क्या उनके लिए मुझे इतने की इजाजत देता है? आपने जो सवाल खड़े किए हैं अनुराग भदौरिया से, आगे मैं उसका जवाब ले लूंगी, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर आंकड़ों को लेकर रस्साकशी लगातार जारी है। क्या 400 पार होगा एनडीए? क्या 300 से ज्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी को, या इस बार विपक्षी इंडिया जो दावा कर रहा है उसके दावे का दम दिखेगा, सरकार चली जाएगी और इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार? कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें करना होगा इंतजार। 4 जून को जब आएंगे नतीजे सबसे तेज आप देखेंगे आज तक पर। इसी के साथ दंगल में पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।